अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कानून के जानकार भी हैं। सिंघवी साहब, क्या सरकार ईमानदार दिख रही है? प्रधानमंत्री का जिक्र है, उनकी मंशा का जिक्र है एफिडेविट में। वो चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो, निरीक्षण और पुनर्विचार, जो दो बातें कही जा रही है। देखिए, सरकार निश्चित रूप से कदम उठा सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ कोई तकनीक है विलंब करने की और निर्णय लेने में देर करने की, तो ये निंदनीय होगा। ये जो वक्तव्य आया है, ये वक्तव्य तब आया जब दो बार जो पहले से पूर्व निश्चित तिथि थी उच्चतम न्यायालय द्वारा, उस तिथि को दो बार या तीन बार ये कह के कि हम इस तिथि को नहीं बदलेंगे, दो बार इसमें विलंब मांगा गया, स्थगित करने की का अनुरोध हुआ। उसके बाद तीसरी बार ये वक्तव्य आया है। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम जानते हैं कि विधायिका की जो प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत ये बदलाव करने की बात चली है, वो लंबी होती है और उसको एक बार कोर्ट से हटाकर लंबा खींचा जा सकता है। आज कोर्ट ने ये नहीं कहा था, बल्कि जो अभी अनुरोध आया है कोर्ट के सामने वो ये है कि आप नहीं सुनिए, हम लोग विधायिका के जरिए इसको बदलेंगे। ये उत्तर नहीं है कोर्ट के प्रश्न का। कोर्ट का प्रश्न ये था कि आपका स्टैंड क्या है। लेकिन सर, आपके स्टैंड को आप यहाँ लिख के दीजिए। लेकिन लाएगा, अगर कानून में बदलाव होगा तो विधायिका की तरफ से आएगा ना, वो तो विधायिका को ही करना होगा, वो कोर्ट से थोड़ी होगा। सिर्फ कुछ सरल आंकड़े देख लीजिए। तो 2015 के बाद औपचारिक रूप से प्रकाशित हुए हैं, आज के अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, लगभग 400-500 केसेस हैं। 750-800 लोग हैं। 7 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। नंबर 2, ये आंकड़े 2014-15 के बाद बहुत ज्यादा जबरदस्त वृद्धि क्यों हुई है इनमें। नंबर 3, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या रहा है। मैं आपके विरुद्ध एक देशद्रोह का आरोप लगाता हूं। आपके राजनीतिक रंग को देखकर या तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है या एक्शन नहीं लेती है। जब एक्शन लेती है तो उसके बाद वो आप जो है भागती हैं कोर्ट पे, आप कोर्ट से रिलीफ मांगती हैं। अधिकतर केसेस में आपको कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि केस छोटा मोटा है, केस बनाया गया है, केस आपको दबाने और आपको सीमित करने के लिए है। लेकिन अब आया मूल मुद्दा। ऐसे केसेस में ये पहले से पूर्वानुमान होता है कि मैं तो अंजना जी के विरुद्ध केस करूंगा, अंततोगत्वा अंजना जी को मिल जाएगी राहत, लेकिन तब तक तो पीड़ित होंगी काफी है, तब तक तो पीड़ित होंगी। तो इसमें जो एक मूल बात है जो करनी आवश्यक है कि जब आप इस प्रकार के आरोप लगाएंगे और उसमें इस प्रकार से आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते या बेल मिल रही है, तो साथ साथ जो गाइडलाइंस आप बनाए उनके अंतर्गत दंडित करने की एक भय होना चाहिए। ऐसे अफसरों को जो सिर्फ एफआईआर पे या तो कुछ नहीं करते हैं और या एफआईआर पे देशद्रोह का कानून दर्ज कर देते हैं आपके राजनीतिक रंग को देखकर। जब तक ये भय पुलिस अफसरों में, सिस्टम में नहीं होगा, तो आरोप लगते रहेंगे, आरोप निरस्त होते रहेंगे और आप विजयी जरूर होंगी, लेकिन विजय होने के चक्कर में आपको पूरा। अभिषेक जी की बातों का जवाब दीजिए जल्दी से गौरव जी। और जो कह रहे हैं 2014 के बाद ऐसे केसेस में इजाफा हुआ है, जो मैंने आपसे कहा था देशद्रोह कानून आपको सूट करता है। जब तक अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाएगा, कन्विक्शन रेट इतना कम है, राजनीतिक रंग के आधार पर काम करना, वो कैसे रुकेगा? नहीं अंजना जी, देखिए, सबसे पहले मेरे वरिष्ठ साथी हैं सर्वोच्च न्यायालय में, बड़े ही सम्मानित वकील भी हैं, लेकिन जो दलील उन्होंने दी, और वो क्योंकि राजनेता भी हैं, उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आप 55 साल सत्ता में रहे, आपने ऐसा एफिडेविट क्यों नहीं न्यायालय में दिया? आपने तो अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, आपको हटाना चाहिए था। आप में वो दमखम नहीं था जो नरेंद्र मोदी जी में है। दूसरी बात, हमने उदाहरण दिया, 1500 ऐसे कानून हैं जो पुराने हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से भी हैं, उनको हमने हटाया, इन्होंने नहीं हटाया अंजना जी। तीसरी बात, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब ये एफिडेविट सरकार द्वारा रखा गया और अभी ऑर्डर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप समय मांग रहे हैं और आपका एफिडेविट रिकॉर्ड पे है, अगर हम समय आपको ना दें तो हम बहुत नाइंसाफी करेंगे। ये मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करी है।
इसलिए मैं समझता हूं इस सरकार की नीयत भी ठीक है, फैसला भी ठीक होगा और देश के हित में होगा। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, अभिषेक मनु सिंघवी जी हमें समझा रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो थे राजस्थान में, उनके खिलाफ अशोक गहलोत ने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। मतलब विपक्षी पे भी लगाएंगे, अपनी पार्टियों के नेताओं पे भी लगाएंगे, पत्रकारों पे भी लगाएंगे और नागरिकों पे भी लगाएंगे, और फिर हो हल्ला करेंगे कि अभिव्यक्ति के आजादी के असली ठेकेदार तो हम हैं। ठीक है, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जो टेक्निकल साइड है इस पूरे कानून का, उस पर चर्चा के लिए ये लोग तैयार हुए हैं। सेडिशन लॉ पर मनीष तिवारी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष तिवारी जी फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या सरकार अपने एफिडेविट के जरिए जो मंशा जाहिर कर रही है निरीक्षण और पुनर्विचार करने का सेडिशन लॉ पर, देशद्रोह कानून पर, उसमें आप ईमानदारी देखते हैं मनीष जी? देखिए अंजना जी, जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है, जहां तक मेरी जानकारी है शायद उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर आज टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये पुनर्विचार जल्दी होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये जो सेडिशन का कानून है, जो फौजदारी के कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण अंश है, इसको जितनी जल्द से जल्द हम हटा सकें उतना बेहतर रहेगा। अगर आपको याद हो, जब अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार महात्मा गांधी जी के ऊपर मुकदमा चला रही थी, तो उन्होंने भी धारा 124 का जिक्र करते हुए ये कहा था, दिस इज द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इसलिए इस चीज के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसको सही ठहराया था आज से 4 दशक पहले, समय आ गया है कि इसको भारत की फौजदारी के कानून से हटाए।